बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबा आज हम ये अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आइसोपैरेज़म, और ये लास्ट टॉपिक है जो आपको मैंने कंप्लीट करना है। और इंशाल्लाह इसका मैं कंप्लीट लेक्चर आप लोग को सेंड कर दूंगा। आप लोग ये लेक्चर सुन लें और फिर हम लोग जो क्लास होगी नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे, और इससे रिलेटेड बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। एरोमेटिक से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये टॉपिक ज़रा कंप्लीट करना ज़रूरी है, तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म आप वाकिफ़ हैं कि आइसो का मतलब होता है सेम, और मर का मतलब होता है यूनिट। यानी आइसोमेरिज्म से मुराद ऐसे कंपाउंड्स को हम इसमें स्टडी करते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला मुख्तलिफ। तो जो नॉर्मल आइसोमेरिज्म है उससे हम वाकिफ़ हैं कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जिसकी बहुत ही कॉमन एग्जांपल है एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन इसकी बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स में से। तो ये आप लोग पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से, जो आप लोग ने थोड़ा सा पढ़ा है, और इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जैसे कि नाम से इससे पता चल रहा है कि जो ज्योमेट्री है, मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है उसमें चेंज आता है। जैसे अगर आप नीचे देखें कि यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पर दो तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसके जो दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है वो एक साइड पर है, और दोनों हाइड्रोजन एक साइड पर है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक मिथाइल एक तरफ और दूसरा मिथाइल दूसरी तरफ। तो ये जो स्ट्रक्चर है आप थोड़ा सा और से देखें तो इसके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखाया गया उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इसके इस साइड पर एक मिथाइल ग्रुप। इसको देखें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इस साइड पर मिथाइल ग्रुप और इस साइड पर हाइड्रोजन। लेकिन अब क्या हुआ अगले इसमें कि यहाँ हाइड्रोजन की जगह पर मिथाइल आ गया और मिथाइल की जगह पर हाइड्रोजन चला गया। तो अगर सेम ग्रुप सेम साइड पर हो तो ये सिस कहलाता है, और अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड पर चला जाए तो ये ट्रांस कहलाता है। इस कंपाउंड का नाम 2 ब्यूटीन है। अगर हम इसको नाम देना चाहें 1 2 3 4, 4 इसमें कार्बन, और सेकंड यानी 1 और 2, 2 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन। अब इसके दो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, एक है इसका सिस और एक है इसका ट्रांस। तो ऐसे कंपाउंड्स में हमें इनके आइसोमर्स बनाना ज़रा आसान भी होता है, और इसको डिफ्रेंशिएट भी हम आसानी से कर सकते हैं कि सिस आइसोमर्स जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड पर होते हैं, और ट्रांस के सेम ग्रुप अपोजिट साइड पर होते हैं। तो सिस और ट्रांस के जरिए हम अल्कीन्स में आइसोमर्स को अलग-अलग कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ उसने एक एग्जांपल समझाइए कि अगर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे हमारे पास एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है और एक ग्रुप डी है। डी हमारे पास इस तरह से लगा हुआ है। तो उसने यह समझाने की कोशिश ये की है कि अगर डी एक ही कार्बन पर डी ग्रुप या कोई एक ग्रुप मौजूद हो तो ए और बी के ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास चारों ग्रुप डिफरेंट हो
ए बी और ई, ये चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो अब पोजीशन चेंज होने से सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड्स में सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, इस तरह के कंपाउंड में सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट आएगा। अच्छा, ज्यादातर केसेस में देखा गया, जैसे यहाँ पर 2 ब्यूटीन की हम मिसाल लें, तो ये देखा गया है कि 2 ब्यूटीन में जो ट्रांस का हालत है वो ज्यादा पाई जाती है 76%, और जो सिस हालत है वो कम पाई जाती है। सिस में क्या होगा कि जो मिथाइल ग्रुप है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, इनके साथ स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, आपस में टकराएंगे, तो बॉन्ड को रोटेट करने की भी कोशिश करेंगे। आमतौर पर देखा गया कि जो ट्रांस हालत होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, जो सिस हालत होती है वो कम स्टेबल होती है, और आमतौर पर अगर कोई सिस हालत में हो भी तो भी वो ट्रांस हालत में तब्दील हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने इसको थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस के हवाले से बताया है कि सिस ट्यूबिटी में जैसे ये एक मिथाइल ग्रुप है और ये दूसरा मिथाइल, अब स्टेरिक स्ट्रिंग यानी ये बड़े ग्रुप्स हैं, ये आपस में टकरा रहे हैं, तो इनके टकराव के नतीजे में कोशिश ये होगी कि दोनों ग्रुप एक दूसरे से दूर चले जाएं। इस तरह से ये यहाँ पर ग्रुप्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल नीचे दी गई है कि 5 क्लोरो 2 पेंटीन या पेंट 2 इन, इसको सिस और ट्रांस के हवाले से बताया गया। आप जरा स्ट्रक्चर देखें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और इस पे क्लोरीन लगा हुआ है। तो हमें पता है कि जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग, जैसा कि हम यहाँ से करें 1 2 3, यहाँ से करें तो नंबरिंग डबल बॉन्ड 3 पर आ रहा है, और यहाँ से करें तो 1 और 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो नॉर्मली अल्कीन के इस तरह के केसेस में हम नंबरिंग फिर वहां से कर लेते हैं जहां से डबल बॉन्ड करीब होता है। तो 1 2 3 4 और 5, 5 क्लोरो कंपाउंड का नाम है, 5 क्लोरो, 2 पे डबल बॉन्ड है तो पेंट 2 ई। अब इसमें क्या है, इसको भी सिस और ट्रांस के हवाले से बताया गया है कि मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप, ये अगर सेम साइड पर हो, क्योंकि दोनों बड़े ग्रुप हैं, या यूं कह लीजिए कि हाइड्रोजन जो कि एक जैसे ग्रुप है, अगर ये ग्रुप सेम साइड पर है तो सिस, और अगर ये दोनों अपोजिट साइड पर चले गए तो ट्रांस। तो इसमें सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर दो ग्रुप सेम हो तो फिर उनको हम इस तरह से सिस और ट्रांस में इजीली इनको हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह सिस और ट्रांस के जरिए हम तमाम मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक सिस्टम आता है जिसको हम कहते हैं ई और जेड सिस्टम। ई और जेड सिस्टम या ई और जी सिस्टम भी इसको पढ़ते हैं। ई और जेड जो है ये जर्मन वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर दिया भी हुआ है कि जो ई है, ई एक जर्मन वर्ड है, एंट गेगिन, ई एन टी जी ई, एंट गेगिन, जिसका मतलब है अपोजिट। और जेड जो है ये जर्मन वर्ड है सुजामिन, सुजामिन इसका मतलब है टुगेदर। तो ई और जेड सिस्टम के जरिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन किया गया है, और ई और जेड सिस्टम के जरिए हम मॉलिक्यूल को आसानी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, बजाय सेसोट्रांस। सेसोट्रांस भी हम यूज करते हैं, लेकिन जब हमारे पास अगर दो चार ग्रुप हो और चार में से दो एक जैसे हैं और दो एक जैसे हो, तो सेसोट्रांस के जरिए आसानी से हम उनको नेमिंग कर सकते हैं। लेकिन जब ग्रुप 3 या 4 मुख्तलिफ हो जाएं तो फिर ई और जेड सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए हम ग्रुप्स को नाम देते हैं। अब इसमें क्या है कि हम सबसे पहले ये करते हैं कि इमेजिनरी तौर पर जो डबल बॉन्ड होती है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और जो ग्रुप्स लगे हुए होते हैं उन ग्रुप्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर जो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप को हमने कहा हायर प्रायोरिटी और एक को हमने कहा लोअर प्रायोरिटी। इस साइड पर जो ग्रुप है उसको हमने कहा हायर प्रायोरिटी और एक को हमने कहा लोअर प्रायोरिटी। इसकी वजह होती क्या होती है मैं आगे बताता हूँ। अगर लोअर प्रायोरिटी और हायर प्रायोरिटी एक दूसरे के अपोजिट हो तो ई हमने कहा था एंट गेगिन, एंट गेगिन का मतलब अपोजिट, यानी अगर
हायर वाले एक दूसरे के अपोजिट हो या लोअर वाले एक दूसरे के अपोजिट हो तो ये ई सिस्टम कहलाता है। और जेड सिस्टम में क्या होता है कि लोअर प्रायोरिटी या हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक दूसरे के बराबर आ जाते। तो इस तरह ई और जेड इन सिस्टम के जरिए हम मॉलिक्यूल्स को आसानी के साथ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। एग्जांपल में जैसे आप इसको देखें, ये कंपाउंड है 2 क्लोरो 2 ब्यूटीन, यानी कंपाउंड है 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये कंपाउंड है। इसमें 2 पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है और 2 कार्बन के बाद ही डबल हुआ है। अब ये जो कंपाउंड है इसमें हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है और 2 मिथाइल। इसको वैसे तो हम सिस और ट्रांस के लिहाज से कर सकते हैं कि दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पर सिस और अपोजिट पर हो गया तो ट्रांस, लेकिन यहाँ पर सिस और ट्रांस इसको क्लियरली वादे नहीं करते। इस वजह से यहाँ पर हम इनके लिए ई और जेड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ई और जेड सिस्टम कैसे? हमने इमेजिनरी तौर पर बॉन्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। अब जो इस तरफ वाले ग्रुप है, इस तरफ वाले जो ग्रुप है, इस कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब मिथाइल में पहला हिस्सा है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो जिसका एटॉमिक नंबर, पहले हम देखेंगे एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो हाई रैंक हो जाएगा और जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा वो लो रैंक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन एटॉमिक नंबर की वजह से हाई रैंक हो गया और कार्बन जो है वो लो रैंक हो गया। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 6 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7। दूसरी साइड पर आ जाए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो हाइड्रोजन की प्रायोरिटी लो होगी और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो कार्बन की प्रायोरिटी हाई होगी। अच्छा, अब इसको इमेजिनरी तौर पर हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर मिथाइल जो लो रैंक में था यहाँ पर हाई हो गया। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो ग्रुप लगा हुआ है वो उसके मुकाबले में भी लो रैंक, उसका एटॉमिक नंबर और कम है। इस तरह से हमने ये देखा कि इसमें लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन लो रैंक हो गया और मिथाइल हाई रैंक हो गया। यहाँ पर क्लोरीन हाई रैंक हो गया और मिथाइल लो रैंक हो गया। अब हमने देखना है कि इसको हम ई कहें या जेड कहें। हाई रैंक, यहाँ हाई रैंक और यहाँ हाई रैंक एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ये सिस्टम हो गया ई। ठीक है, और जो लो रैंक है वो भी अपोजिट है तो इसलिए ये सिस्टम ई कहलाता है। इसी में हम क्लोरीन को नीचे ले आते हैं और मिथाइल को ऊपर ले जाते हैं। तो अब क्लोरीन और मिथाइल जो हाई रैंक थे एक तरफ आ गए और मिथाइल और हाइड्रोजन जो लो रैंक हैं वो एक तरफ चले गए। अब ये सिस्टम हो जाएगा जेड। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि ई और जेड सिस्टम में हमने नंबर के हिसाब से इसको देखना है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से पहले मरहले में, और फिर हमने इनको ई और जेड सिस्टम के हवाले से नाम देना। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर एक कार्बन है जैसे मिथाइल है और उसके बाद अगर 2 कार्बन आ जाए तो 2 कार्बन वाला हाई रैंक पे हो जाएगा और एक वाला कम पे हो जाएगा। इसी तरह से अगर कार्बन के साथ जैसे यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीजन फिर कार्बन आ गया, यानी ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन के बाद कार्बन था, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है और हाइड्रोजन का कम है, तो ये लो रैंक हो गया और ये हाई रैंक हो गया। यानी OH लो रैंक हो गया जबकि OCH3 हाई रैंक हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें कि कार्बन के साथ 2 कार्बन लगे हुए, ये कार्बन है इसके साथ 2 कार्बन है और ये कार्बन है इसके साथ 1 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला हाई रैंक और 1 कार्बन वाला लो रैंक। इसी तरह से इस कार्बन के साथ नाइट्रोजन लगा हुआ है
और इस कार्बन के साथ क्लोरीन लगा है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है और नाइट्रोजन का कम है। नाइट्रोजन का 7 है, क्लोरीन का 17 है। तो क्लोरीन वाला जो है ये हायर पे चला जाएगा और नाइट्रोजन वाला लोअर हो जाएगा। तो जब सेकंड पे आते हैं तो फिर हम कार्बन की तादाद और फिर नंबर ऑफ एटम के हिसाब से देखते हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन, कि अगर ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड है तो ये 2 दफा काउंट होगा। जैसे कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन है तो 2 कार्बन के साथ हाइड्रोजन और 2 दफा ऑक्सीजन काउंट होगा। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन से काउंट करेंगे तो 2 कार्बन काउंट कर लेंगे। इसी तरीके से जैसे ये कार्बन है, यानी ये अब इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर सी सी डबल बॉन्ड है तो ये सी डबल बॉन्ड, इस सी पर 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन तस्वीर हो गई। तो ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की सूरत में जो एटम लगा होगा वो उतनी दफा काउंट होगा। जैसे इस कार्बन से एक कार्बन लगाया तो ये 2 कार्बन काउंट होंगे, और इससे जैसे अगर एक ऑक्सीजन लगाया लेकिन चूंकि डबल बॉन्ड है इसलिए ये 2 काउंट हो जाएंगे। और ये आगे एग्जाम्पल्स इसमें मजीद दी हुई है। तो मैं इसको जो है यहाँ पर अभी स्टॉप करता हूँ और फिर नेक्स्ट जो है इसको यहीं से कंटिन्यू करता हूँ।